ओम। क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो साइकोलॉजी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके मेथड्स और जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में चर्चा कर ली थी। अब जो अगला टॉपिक आता है आपका वो है सिगमंड फ्राइड थ्योरी। सिगमंड फ्राइड ने जो ये थ्योरी दी है, ये दी है कॉन्शियसनेस के ऊपर, चेतना के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेतना क्या है। तो कॉन्शियसनेस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है ये, जिसका मतलब होता है बाय विच वी नो, कि जिसके द्वारा हम जानते हैं वही हमारी चेतना है। क्या जानते हैं? कुछ भी चीज है जो हम इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या फिर अपने बारे में जो भी हम जानते हैं, जिस चीज को हम ग्रहण करते हैं, जिस नॉलेज को हम ग्रहण करते हैं, वो कॉन्शियसनेस के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। कॉन्शियसनेस के बिना वो चीज संभव नहीं। इन मॉडर्न साइंस क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब है अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज की? अपने आसपास की वस्तुओं की। जैसे अभी आप जहाँ पे बैठे हैं, वो किसी कमरे में बैठे हैं, किसी चेयर पे बैठे हैं, तो उसमें जो जो चीजें रखी हैं, तो उसका आपको बोध हो जाए, उसके बारे में आप अवेयर हो जाएं, तो यही है कॉन्शियसनेस। सेंट्रो एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन दी है कि कॉन्शियसनेस इज द अवेयरनेस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इवेंट्स। यानी कि जो शरीर के अंदर इवेंट्स चलते हैं, जो भी घटनाएं चलती हैं, जो भी आप सोचते हैं, विचार करते हैं, जो भी चीजें याद करते हैं, या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जो भी बाहर से कोई चीज आ जाए और उसका आप रिस्पॉन्स देते हैं, या फिर आपका उसको बोध होता है कि बाहर ये वातावरण में ये चीज चल रही है, तो वही कॉन्शियसनेस है। ये चेतना के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। अब अगली चीज आती है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं कॉन्शियसनेस के। क्या क्या है? पहली चीज तो सोचना, थिंकिंग। कि जब चेतन होते हैं, जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, तभी चीजें सोच पाते हैं, तभी कुछ महसूस कर पाते हैं, फीलिंग्स और विलिंग, तभी चीजों की आप इच्छा कर पाते हैं। जब आप सो जाते हैं, जब आप अचेतन होते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस सिचुएशन में आप होते हैं, तो उस टाइम पे ना कोई विचार आता है, ना कोई चीज महसूस होती है आपको, ना किसी चीज की, नई चीज की इच्छा होती है। ये सारी चीजें आती हैं चेतना के साथ। तो ये तीन पार्ट्स हैं इसके, चेतना के। इसके बाद अगला आता है कि फंक्शंस क्या क्या हैं कॉन्शियसनेस के, कार्य क्या क्या हैं। तो दो कार्य इसके, ये आपका पीवाईक्यू भी है। तो दो ही कार्य होते हैं इसके। पहला चीज कि अवेयरनेस है। अवेयरनेस किस चीज की? बाहर की। बाहर अवेयर किस चीज से होता है आपको? कैसे बाहर की चीजों का आपको बोध होता है? कैसे अंदर की चीजों का बोध होता है? जब आप मॉनिटर करते हो उन चीजों को, उनका निरीक्षण करते हो, उनको देखते हो। तो पहला तो आता है इसमें मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये चेतना का कार्य है। दूसरा क्या होगा कि जब आपको बोध हो जाता है चीजों का, आप चेतना के माध्यम से उन भावनाओं को, उन इच्छाओं को कंट्रोल भी करते हो, तो दूसरा है उसका कंट्रोलिंग। तो ये दो फंक्शंस हैं। ये आपका पीवाईक्यू भी है। अभी तक पूछा गया है कि कितने फंक्शन होते हैं चेतना के, तो उसका आंसर था दो। लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है कि आपसे ये पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, और दो आपको ऑप्शन ये मिले और दो कुछ और ऑप्शन मिले, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग, ये दो इसके नाम आपको ध्यान रखने हैं कि क्या इनके कार्य हैं। अब इसके बाद आता है चेतना की अवस्थाएं, कि स्टेज, सॉरी, स्टेट कितनी है। तो दो स्टेट्स होती हैं कॉन्शियसनेस की। ठीक है, अगर आपसे पूछते चेतना के कितने कार्य हैं, तो दो हैं, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। अगर आपसे पूछते चेतना की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वो भी दो हैं। पहली है ऑर्डिनरी स्टेट और दूसरी है अल्टर्ड स्टेट। एक होगी साधारण अवस्था और एक होगी परिवर्तित, अल्टर्ड, कि जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया होगा विलिंगली, या फिर मतलब बाहरी किसी फैक्टर से उसमें कोई चेंज हो जाए, तो अल्टर्ड स्टेट है। पहला आता है इसमें ऑर्डिनरी स्टेट, जो सामान्य अवस्था होगी। इट इज रिलेटेड टू अवेयरनेस, कि जिससे चीजों का बोध होता है, तो वो ऑर्डिनरी स्टेट है उसकी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्किंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो भी आपकी चेतना काम करती है, वो इसी स्टेट में काम करती है। ठीक है, मतलब जो अच्छे से काम कर पाती है, वो ऑर्डिनरी स्टेट में चेतना काम करती है। जो हमने दो ऊपर फंक्शन किए हैं, दोनों फंक्शन ऑर्डिनरी स्टेट के हैं। मॉनिटरिंग भी ऑर्डिनरी में ही आएगा, और कंट्रोलिंग भी ऑर्डिनरी स्टेट में ही चेतना कर पाती है। तो ये थी इसकी दो अवस्थाएं, दो स्टेट। इसके बाद अगली आती है इसमें अल्टर्ड स्टेट, यानी कि जो थोड़ी सी मॉडिफाई की गई होगी, जो परिवर्तन जिसमें आया होगा। द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव
सॉरी, क्वालिटेटिव एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस दैट ए पर्सन हैज इन हिज मेंटल एक्टिविटीज, कि जो भी उसकी मानसिक जो क्रियाएं चलती हैं, मन में जो क्रियाएं चलती हैं उसके, एक तो उसका गुणात्मक प्रभाव, और एक उसका जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, सकारात्मक जो प्रभाव है, सकारात्मक जो अनुभव है, उसके बारे में जिसमें बोध होता है, वो अल्टर्ड स्टेट होती है। क्या क्या चीजें हैं जो इसमें ऑर्डिनरी स्टेट को अल्टर्ड स्टेट में चेंज करती हैं। तो पहली चीज आती है स्लीप। जब भी आप नींद लेते हैं या फिर सो जाते हैं, तो आपकी जो नॉर्मल चेतना है, जो सामान्य चेतना है, वो अल्टर्ड में, यानी कि वो मॉडिफाई हो जाती है। किसमें मॉडिफाई होगी? पहले तो जैसे ही आप सोने के लिए जाओगे, तो पहले आप प्री कॉन्शियस या फिर सब कॉन्शियस स्टेट में प्रवेश करोगे, और लास्ट में अनकॉन्शियस में चले जाओगे, यानी कि वो ऑर्डिनरी स्टेट थी वो चेंज हो गई। अगर ड्रीम्स कोई सपना ले रहे हैं, तब भी आपकी जो इसकी अवस्था है वो चेंज हो जाएगी, मेडिटेशन में भी चेंज हो जाएगी। कोई आपको सम्मोहित कर ले, हिप्नोसिस कर ले, तो उससे भी जो चेतना की अवस्था है वो चेंज हो जाती है। सेंसरी डेप्राइवेशन, कि जो भी आपके पास स्टिमुलस आते हैं सेंसरी, जिनके माध्यम से आपका सेंसरी जो न्यूरॉन है वो एक्टिवेट होते हैं, उनको हम हटा लें, संवेदनाओं को हटा लें, तो भी आपकी चेतना जो है चेंज हो जाएगी। बायो फीडबैक, या फिर जो आपका शरीर का रिस्पॉन्स है, उसके हिसाब से भी चेतना की जो अवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है। फिर ड्रग इंड्यूस्ड चेंज, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ले लें कि जो चेतना को अलग स्तर पर ले जाए, कि जैसे जो भी नशा करने वाली चीजें हैं, नशा करने वाली ड्रग्स हैं, तो वो इसमें आ जाती हैं। तो ये थे आपके कॉन्शियसनेस का। अब थ्योरी क्या दी है सिगमंड फ्राइड ने, जिसको बोला है थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो चेतना का आधार बना के इसने थ्योरी दी है। क्या है इसमें? पहली चीज तो यही आती है जो आपका पीवाईक्यू भी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइको एनालिटिक्स। तो ये किसने किया है? सिगमंड फ्राइड ने। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मनोविश्लेषण के जो जनक है वो सिगमंड फ्राइड है, ये आपको ध्यान रखना है, याद करना है। तो साइको एनालिटिक्स है क्या? मतलब क्या है इसका? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन नॉर्मल या फिर एब नॉर्मल पर्सन, या कि अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के आपको व्यवहार का अध्ययन करना है, तो वो साइको एनालिटिक्स है। अगर किसी असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का आपको अध्ययन करना है, तो वो भी साइको एनालिटिक्स है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि हमने यहाँ तो कॉमनली बोल दिया कि नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, व्यवहार का अध्ययन है, तो वो साइको एनालिटिक्स है। लेकिन एबनॉर्मल पर्सन के बिहेवियर के अध्ययन के लिए एक शब्द और आता है, एक टर्म और आती है, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी पीवाईक्यू है आपका, कि स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन एबनॉर्मल पर्सन, ये क्या होता है? तो उसमें आपका ऑप्शन दिया गया था साइको एनालिटिक्स, उसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी आपका ऑप्शन में नहीं था। तो साइको एनालिटिक्स आपका उसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर वहां पे साइको एनालिटिक्स भी लिखा होता और एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी लिखा होता, तब आपका बोथ करेक्ट हो जाता। और अगर साइको एनालिटिक्स उसमें ऑप्शन में नहीं होता, तो आपका फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी करेक्ट हो जाता। ठीक है। अब इसके बाद इसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि चेतना के कितने स्तर हैं, या फिर जो माइंड की स्ट्रक्चर है वो किन एलिमेंट से बनती है। तो तीन स्तर आते हैं इसके। पहला आता है कॉन्शियसनेस, जिसमें आप पूरी तरीके से चेतन होते हो। दूसरा आता है प्री कॉन्शियस, या फिर इसी को बोलते हैं हम सब कॉन्शियस, कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो सब कॉन्शियस स्टेज में पहले प्रवेश करते हैं, और लास्ट में फिर जब गहरी नींद आ जाती है तब हम अनकॉन्शियस अवस्था में पहुंच जाते हैं, अचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये थे इसके लेवल्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने लेवल होते हैं कॉन्शियसनेस के, या फिर पूछ ले आपसे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है उसमें कितनी चीजें आती हैं। तो तीन चीजें आती है उसमें, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, या फिर सबकॉन्शियस, या फिर तीसरा आता है इसमें अनकॉन्शियस। इसके बाद अगला आता है एलिमेंट्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से इसमें क्वेश्चन बना है अभी तक। तो ये भी आपका पीवाईक्यू है, इसमें पूछा गया है आपसे कि पर्सनैलिटी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, या फिर एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे भी आप क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें तीन जो होते हैं वो पार्ट होते हैं। पहला होता है इड, दूसरा होता है ईगो, और तीसरा होता है सुपर ईगो। इड जो सबसे प्योर फॉर्म होती है, जैसे एक छोटा बच्चा मान सकते हो, उसकी जो भावनाएं होती हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बिल्कुल प्योर होती है, उसमें कोई तर्क मौजूद नहीं होते। इरेशनल पार्ट होता है ये, यानी कि अतार्किक भाग होगा ये, और वो
उसी में क्या करेगा, प्लेजर को फील करेगा। प्लेजर की अवस्था होती है मतलब किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, सब चीजों में खुश। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है, इड उसका कम होना शुरू हो जाएगा और ईगो उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा। कि जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा है, जब चीजों को समझने लगता है वो, तो जो भी उसको अपने आसपास चीजें दिखती हैं उसी को सच मानता है वो। जैसे उसके पेरेंट्स जो उसको सिखाएंगे उसी को वो सच मानेगा कि दुनिया ऐसे ही चलती है और यही दुनिया की सच्चाई है जो उसके पेरेंट्स उसको बताएंगे। और रेशनल पार्ट इसमें आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा वो तर्क लगाना सीख जाता है। यानी कि सच और झूठ में जो उसके पेरेंट्स बताएंगे वो सच, जो वो नहीं बताएंगे या फिर जिस चीज के लिए वो मना कर देंगे वो झूठ हो जाएगा उनके लिए। तो रियलिटी पे ज्यादा फोकस करता है ईगो। तो तीसरा आता है इसमें सुपर ईगो, जो मोरल पार्ट है। ये जब थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, जब स्कूल कॉलेज लाइफ में पहुंच जाते हैं, तब उनमें नैतिकता भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, नैतिकता ईगो पार्ट में नहीं आएगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, या फिर अच्छा भी है तो किस कंडीशन में वो बुरा हो जाता है। तो ये सुपर ईगो की कंडीशन होती है और ये आइडियल होती है। मतलब इसमें जो भी समझ है वो डेवलप हो जाती है। तो ये थे आपके तीन एलिमेंट्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए और क्या क्या इसमें आता है ये थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये हिंदी में है, तो जिसको देखना हो तो वो वीडियो को पॉज करके इसमें देख सकता है। फिर आगे आता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अभी जून 2025 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था कि जो भी इसकी स्टेजेस हैं, 5 स्टेज आती हैं इसमें, और पांचों की आपसे सीक्वेंस पूछ ली थी कि पहले नंबर पे कौन सी स्टेज आएगी, दूसरे पे कौन सी आएगी, ऐसे ही सो ऑन। तो पहली नंबर पे आती है इसमें ऐसे ही, पूरा एक ऑर्डर है ये, असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखी मिलेंगी आपको। कि सबसे पहले जो आती है वो ओरल आएगी, और जो सबसे 5वें नंबर पे आएगी वो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, कि जैसे बच्चा होता है, कोई भी चीज है वो सीधा मुंह में डालता है वो। ठीक है, कुछ भी आप दोगे उसको, 1 साल तक का बच्चा लगभग, तो कुछ भी आप उसके सामने चीजें आ जाएगी तुरंत वो मुंह में डालता है, यानी कि ओरल उसकी स्टेज है वो। दूसरा है एनल, कि जैसे ही वो 1 साल से 2 साल का हो जाता है, तो उस टाइम पे जो उसकी पोटी ट्रेनिंग है या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अब वो जब उसको पोटी आएगी या फिर यूरिनेशन के लिए जाना होगा, तो 2 से 3 साल का बच्चा वो बताना शुरू कर देता है। फिर तीसरा आता है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में क्या होगा कि जो भी थोड़ा सा और बड़ा हो गया बच्चा, 8-9 साल का हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि वो अपने सेम सेक्स के, कि लड़के हैं तो लड़कों में दोस्त बनाएंगे, या फिर उनमें उन्हीं में ज्यादा रहते हैं वो खेलने कूदने में, और लड़कियां हैं तो लड़कियों में ज्यादा रहेंगी। फिर फोर्थ आता है इसमें लेटेंट। लेटेंट में क्या होगा, लेटेंट में वो अपने, ठीक है, पीयर्स के साथ रहेगा, मतलब लड़के हैं तो लड़कों के साथ रहेगा और लड़कियां हैं तो लड़कों के साथ रहेंगी। फेलिक स्टेज में एक चीज और होती है कि जो भी लड़कियां होती हैं वो अपने फादर के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं, और जो लड़के होंगे वो अपनी मदर के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं ज्यादा। और फेलिक स्टेज को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी बोला गया है इसी एक स्टेटमेंट के बल पे, कि उसने बोल दिया सिगमंड फ्राइड ने कि फेलिक स्टेज में जो लड़कियां हैं वो फादर के ज्यादा क्लोज रहती हैं, और जो लड़के हैं वो अपनी माँ के ज्यादा क्लोज रहते हैं, जिनको हम ओडिपस और इलेक्ट्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेटेंट स्टेज में वो सेम ग्रुप में रहेंगे। फिर पांचवा आ जाता है इसमें जेनाइटल, यानी कि जब वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होंगे, जब वो प्यूबर्टी के बाद 18-19 साल के हो जाएंगे तो उस टाइम पे वो जेनाइटल स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो ये ऊपर से नीचे तक इसका असेंडिंग ऑर्डर है, तो इसको ऐसे कैसे, नाम तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। तो फ्राइड की एक और थ्योरी आती है इसमें, आइसबर्ग थ्योरी। इसमें क्या आता है कि ये एक समुद्र में एक चट्टान डली हुई, ठीक है, चट्टान है इसमें। और इसमें क्या है कि जितनी आपको ये बाहर की तरफ दिखती है, ये इसका पानी का सरफेस है, पानी का लेवल है समुद्र का, और ये एक चट्टान बनी हुई। ठीक है, जितना ऊपर आपको दिख रही है उससे ये लगभग 8 से 9 गुना नीचे होती है, पानी के नीचे जो आपको नहीं दिखती है। तो यही बताया है इसने, इसको थोड़ा सा माइंड से कोरिलेट कर दिया, चेतना से कोरिलेट करा है, किया है फ्राइड ने। इसने क्या बोला है कि जो ऊपर का हिस्सा, मतलब जिसमें आपको सब चीजों का बोध होता है, जो चीज आपको दिखाई देती है,
तो उसको बोला है इसने कॉन्शियसनेस, या फिर कॉन्शियस स्टेट है ये। और जो हिस्सा मैक्सिमम पार्ट इसका अंदर की तरफ रहता है, जो अभी दिखाई नहीं देता या फिर जिसका बोध नहीं होता है, तो वो होता है अनकॉन्शियस पार्ट। और अगर नीचे से देखें तो जो बीच का पार्ट आएगा, मतलब अगर अनकॉन्शियस से स्टार्ट करें, अभी कोई अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में उसको प्रवेश करना है, तो वो स्टेज आएगी प्री कॉन्शियस की। और अगर ऊपर से देखें कि पहले वो कॉन्शियस अब सोने जा रहा है, तब कौन सी स्टेट में प्रवेश करेगा वो, सब कॉन्शियस। चीज एक ही है, बस दोनों का थोड़ा सा एस्पेक्ट अलग है। ऊपर से देखेंगे तो सब कॉन्शियस, नीचे से देखेंगे तो प्री कॉन्शियस। ठीक है। और ये भी याद ना रहे तो सिंपल इसके नाम याद कर लो कि प्री कॉन्शियस को ही सब कॉन्शियस बोलते हैं। अब क्या क्या इसमें आता है कि जब आप कॉन्शियस होते हैं, जब पूरे चेतन अवस्था में होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, तो आप अच्छे से सोच पाते हैं और चीजों को ग्रहण कर पाते हैं, परसीव कर पाते हैं। तो यानी कि थॉट्स और परसेप्शन, ये दो चीजें आएंगी कॉन्शियसनेस। ठीक है। विचार और धारणाएं सारे की सारी कॉन्शियस अवस्था में होंगी। और जो प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस स्टेज होगी, इसमें क्या होगा, जो भी आपको पहले याद किया होगा आपने, वो आपको इसमें याद आ सकता है। यानी कि इसमें मेमोरी बेस्ड जो है नॉलेज होती है, प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में। फिर तीसरा आता है इसमें फियर। जो भी आपके डर होंगे वो अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। सेल्फिश मोटिव्स हैं, ये भी अनकॉन्शियस माइंड से आएंगी। और जो भी इंस्टिंक्ट है, यानी कि जो आपका चीजों के प्रति जो रिएक्शन है, एक्चुअल रिएक्शन है, वो भी अनकॉन्शियस माइंड से आता है। तो ये तीन चीजें आ जाएंगी अनकॉन्शियस स्टेट में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्शियस में क्या क्या दो चीजें आती हैं। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि कॉन्शियस स्टेट इन आइसबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड टू थॉट और परसेप्शन, प्री कॉन्शियस सब कॉन्शियस रिलेटेड टू मेमोरी बेस्ड नॉलेज, और अनकॉन्शियस रिलेटेड टू फियर, सेल्फिश मोटिव्स या फिर इंस्टिंक्ट। तो ये थी इसकी आइसबर्ग थ्योरी। स्ट्रक्चरल थ्योरी एक इसकी आती है, जिसमें जो मैंने स्ट्रक्चर्स किए थे माइंड के, या फिर तीन एलिमेंट्स किए थे पर्सनैलिटी के, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब पहला आता है इसमें इड, कि जैसे बच्चा है, प्योर होता है बिल्कुल। द इड इज द इंस्टिंक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द साइकी, मतलब जो एक प्योर जो अंदर से रिएक्शन आता है बिना किसी मिलावट के, कंसिस्टिंग ऑफ सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स। चाहे वो सेक्सुअल ड्राइव हो, चाहे वो उसको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन नेचुरल हो तो वो इड में आएगा। इट इज एसेंशली द इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकल इंस्टिंक्टिवल अनकॉन्शियस ड्राइव, एंड इट इज इन्वॉल्व इन ग्रेटिफिकेशन। कि जो आप एक ग्रेटिट्यूड की भावना देते हो, ठीक है, जो आपका नॉर्मल व्यवहार होता है, वो इड में आता है। जब तक आप हेरा फेरी नहीं सीखते हो तब तक इड आपका मजबूत रहता है। ए न्यू बॉर्न बिहेवियर्स, कि जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका बिहेवियर इड की तरह होता है, कि कोई उसमें मिलावट नहीं होती। ठीक है। इज ड्रिवन प्योरली बाय इनेट इंस्टिंक्ट, जिसको हम इड बोलते हैं। यानी कि जो उसके आंतरिक जो एक रिएक्शन है, आंतरिक जो उसका प्रतिक्रिया है, वो इड होती है। एज द चाइल्ड मैच्योर्स, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो इड उसका थोड़ा सा कम होता जाएगा, और जो ईगो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ईगो डिफरेंशिएट फ्रॉम द इड। फिर दूसरा आता है ईगो, कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है तो उस ईगो उसमें थोड़ा सा डेवलप हो गया है, और जैसी चीजें उसको सामने दिखती हैं वैसा वो चीजों को समझना शुरू करता है, उसी को सच मानता है। ठीक है। ये हम पीछे इसका देख के आए हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ दोबारा एक बार। पीछे लिखा है वैसे कि ये इरेशनल पार्ट है, और इसमें क्या आता है, प्लेजर। ऐसे ही ईगो का अगर लिखूं तो ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि रेशनल पार्ट है, रेशनल एलिमेंट है ये, और इसमें क्या आता है, रियलिटी। ठीक है। इतना भी याद रख लेंगे तो आपके लिए काफी है। क्या है ईगो, डिसीजन मेकिंग इसमें आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने वास्तविकता है, वास्तविकता को आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है। इड के विपरीत, इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द इड विच ऑपरेट्स बाय द प्लेजर, प्लेजर से ऑपरेट होता है इड। ठीक है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से ऑपरेट होता है। और ईगो किससे ऑपरेट होता है, ईगो ऑपरेट्स बाय द रियलिटी प्रिंसिपल, जो हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि ये वास्तविकता के सिद्धांत पे चलता है, कि जो इसको सच लगती है उसी को फॉलो करता है ये। और इसी से उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है जब वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज अप्लाई कर लेता है।
ईगो मीडिएट्स द इंटरेक्शन बिटवीन द इड एंड द रियल वर्ल्ड, कि जो रियलिटी आप देखना शुरू हो जाती है इसमें, और जो इड से जो ईगो वो अलग हो जाता है, तो इनके बीच में मीडिएशन का ये काम करता है ईगो। रेशनल बाय नेचर, ये हम देख ही चुके हैं। ठीक है, इड क्या था? इरेशनल। तो ये हिंदी में है, तो पॉज करके इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद आता है सुपर ईगो, तीसरा पार्ट, कि बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, और जितना ईगो उसमें डेवलप होना था वो हो गया था, अब वो सुपर ईगो में पहुंच गया है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं डायग्राम में भी बताऊंगा आपको कि, ठीक है, एक बार ये पढ़ा देते हैं फिर डायग्राम में बताऊंगा। द लास्ट साइकिक स्ट्रक्चर टू डेवलप, तो लास्ट साइकिक स्ट्रक्चर है ये, इसके बाद सुपर ईगो डेवलप होने के बाद कोई और नई चीज डेवलप नहीं होती, विच इनकॉर्पोरेट्स द मोरल्स एंड वैल्यूज, कि जिसमें नैतिकता आती है, समझ आती है अच्छे बुरे की। ठीक है, दिस कंस्ट्रक्ट डेवलप ड्यूरिंग द फेलिक स्टेज, फेलिक स्टेज में हो जाता है, एंड इज एनालोगस टू वंस मोरल कंपास, मतलब किसकी तरह दिखता है ये, कि किसी का जो मोरल, एक नैतिकता जो कंपास बनता है चीजों को मापने का, चीजों को मेजर करने का, उसकी तरह ये काम करता है सुपर ईगो। दीज स्ट्रक्चर्स कैन हेल्प एक्सप्लेन पैथोलॉजिक बिहेवियर एंड सोर्सेज ऑफ एंजाइटी, क्योंकि इसमें अच्छे बुरे की समझ में आपको आ गई है, तो अगर किसी का बिहेवियर आपको ठीक नहीं लगता है तो उसको आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, उसका इसके पीछे का कारण क्या होगा। और एंजाइटी है तो उसके पीछे का कारण आप ढूंढ सकते हो सुपर ईगो डेवलप होने के बाद। ठीक है? तो ये था सुपर ईगो। अब मैं जो डायग्राम की बात कर रहा था आपसे, वो आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे ये हमने डायग्राम बनाया था इसमें, ये समुद्र का लेवल था, ये ऊपर चट्टान दिख रही है और ये नीचे चट्टान होती है। ठीक है, तो ये था अनकॉन्शियस, ये था प्री कॉन्शियस, और ये था कॉन्शियस। तो जो इसमें मान सकते हो आपकी इड होता है, इड लगभग कॉन्शियस में आता है, और अनकॉन्शियस में आपका ईगो रहता है, और इन दोनों के बीच में मीडिएटर के तौर पर सुपर ईगो आ जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच की अवस्था सुपर ईगो होती है, कि दोनों को बैलेंस करती है वो, कि जो उसकी प्योर स्टेट है वो भी मेंटेन हो जाती है, उसमें रियलिटी भी आराम से देख पाता है। ठीक। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल थ्योरी। अब साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के कुछ ये पॉइंट्स हैं जो एक ही टेबल में मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है इसके लग जाएंगे, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इसमें पहली स्टेज ओरल, ये हम पढ़ चुके हैं, अब इसमें एज बता दी गई है, तो 1 साल तक का जो बच्चा होगा, ये मैंने वैसे बता दिया था आपको पढ़ाते टाइम, तो उसमें ओरल स्टेज उसकी रहेगी। चिल्ड्रन डेराइव प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज, यानी कि उसको आनंद किस में आता है, कि कुछ भी चीज उसको मिली और मुंह में डाल ली और उसको सक करने लगा, चूसने लगा, और उनको टेस्ट करने लगता है वो, इसी में उसको आनंद आता है, प्लेजर उसको ओरल एक्टिविटीज में आए। दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ, कि उन्हें अपने मुंह में चीजें डालना पसंद है। और इसके, यानी कि जब ये मान लो 11 महीने के बाद जो 1 महीना होगा उसमें ईगो इसका डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो इसमें तो इड थी स्टेज, ठीक है, इड था यहाँ पे, लेकिन अब जब वो 1 साल से ऊपर जैसे ही पहुंचेगा, तो अब उसका जो ईगो है वो इड से अलग होना शुरू हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, एनल में ईगो डेवलप होता रहेगा। ठीक है, और जब तक 3 साल का होगा वो पूरा का पूरा ईगो उसमें डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्टेज आती है इसमें एनल, जो 2 से 3 साल की उम्र तक रहती है, और इसमें पोटी ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर तीसरा आता है इसमें फेलिक स्टेज, 3 से 6 साल में फेलिक स्टेज रहती है, यानी कि जब तक 6 साल का बच्चा होता है तो उसमें उसकी फेलिक स्टेज रहती है। और इसमें क्या होगा, बॉयज आर मोर अट्रैक्टेड टू देयर मदर, जो लड़के होंगे वो अपनी माँ से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, वाइल गर्ल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू देयर फादर, जो लड़कियां होंगी वो अपने पिता के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं। और ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्टेज है इसकी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपके कि जो 5 स्टेजेस हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, उसमें कंट्रोवर्शियल कौन सी है, तो थर्ड स्टेज उसमें कंट्रोवर्शियल, स्टेजेस नहीं स्टेज। ठीक है, तो सुपर ईगो इसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो 5 से 6 साल का
3 से 5 साल का जो टाइम होगा उसमें ईगो में ही रहेगा वो। लेकिन जब 5 और 6 साल में प्रवेश करेगा वो, तो सुपर ईगो उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेटेंसी, जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आती, यानी कि आप मान सकते हो इसको 13 से 14 साल की उम्र की, यहाँ तक वो रहता है लेटेंसी फेज में। इसमें क्या होगा, सेम सेक्स पेयर्स के साथ वो टाइम बिताना पसंद करेंगे, कि लड़के हैं तो लड़कों के साथ और लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ। तो ये आ जाएगा लेटेंसी में। जेनाइटल में क्या आएगा, बियॉन्ड प्यूबर्टी, यानी कि जब उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो गए हैं, यानी कि जब वो 14 साल से बड़ा हो गया है, तो अब वो अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होगा, अट्रैक्ट कर। तो ये था आपका सिगमंड फ्राइड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी और कॉन्शियसनेस। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।